नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आदाब, सत श्री अकाल। साइबर क्राइम के पिछले वीडियो की श्रृंखला के अगले स्टेप बढ़ाते हुए आज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि साइबर क्राइम या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 2 में परिभाषाएं जो व्यक्त की गई हैं उसमें साइबर के कितने प्रकार बताए गए हैं। इसमें से पहला प्रकार है फिशिंग साइबर, दूसरा है बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हैकिंग और तीसरा है हैकिंग ऑफ डॉटॉज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस बैरसिव अटैक। साइबर टेररिज्म, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपॉइनेज एंड प्राइवेसी, ये ऐसे नाम हैं जो साइबर क्राइम को जन्म दे रहे हैं। साइबर क्राइम कहीं अलग से नहीं परिभाषित है, लेकिन ये इंटरनेट के माध्यम से, जैसा पिछले वीडियो में बताया था, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और इंटरनेट से जो कुछ भी प्रोग्रामिंग मिल रही हैं उनमें जो हैकिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है, थेफ्ट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और ये सब करके जो अपराध कर दिए, डाटा चुरा लिए, खाता चुरा लिए या नक्शा या आवाज़ चुरा लिए, इन सब चीज़ों को मिला करके पूरा जो एक साइबर या अपराध जिसको कहना चाहिए वो अपराध साइबर क्राइम का नाम देता है। इस साइबर क्राइम के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम, साइबर कैफ़े, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ये सब घटित होते हैं। और कैसे घटित होते हैं इन सबको परिभाषित किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, तथा इनका संबंध साइबर इंफॉर्मेशन ओरिजिनेटर, प्रिस्क्राइब, प्राइवेट एंड पब्लिक की सब्सक्राइबर्स कौन हैं इन सब से है। यह भी इस एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि धारा 1 उपधारा 4 में और इस एक्ट की प्रथम शेड्यूल में वर्णित उपबंधों के अधीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू नहीं होगा। और इसी प्रकार प्रथम शेड्यूल धारा 1 उपधारा 4 के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी तथा इंडियन ट्रस्ट एक्ट के ट्रस्ट एवं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के लिए विल या वसीयत को लागू न होना कहा गया है, यानी इसके लिए ये साइबर क्राइम लागू नहीं होगा। अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के विल के लिए लागू नहीं होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ये एक्सेप्शंस कहे जा सकते हैं कि इन एक्ट्स के तहत जो भी काम होगा वो साइबर क्राइम नहीं होगा। अब धारा 2DA में अपीली ट्रिब्यूनल को भी परिभाषित किया गया है और उपधारा ई में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया है। परिभाषा धारा 2HA में कम्युनिकेशन डिवाइसेस तथा 2I में कंप्यूटर शब्द को परिभाषित किया गया है तथा धारा 2J में कंप्यूटर नेटवर्क एवं 2K में कंप्यूटर रिसोर्स, 2L में कंप्यूटर सिस्टम तथा 2NA में साइबर कैफ़े को परिभाषित किया गया है। और धारा 2P में डिजिटल सिग्नेचर को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि धारा 3 के तहत एवं धारा 35 सब क्लास 4 के तहत डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट जारी होने पर डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दी गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क से पेपर्स निकलते हैं उनमें बड़े बड़े अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बने होते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर इस एक्ट के तहत लाइसेंस होल्ड होता है और इनका अथेंटिकेशन होता है, अटेस्टेशन होता है, तब वो डिजिटल सिग्नेचर मान्यता रखते हैं। और ये धारा 35 सब क्लास 4 के तहत कहा गया है। डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट जारी होने पर डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दी गई है। अर्थात कंप्यूटर जनरेटर में डिजिटल सिग्नेचर की मान्यता परिभाषित है। और डिजिटल सिग्नेचर तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या चीज़ है, ये बात धारा 3 में परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि इस धारा के दिए गए प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से डिजिटल सिग्नेचर स्थापित किए जा सकते हैं। अर्थात डिजिटल सिग्नेचर की मान्यता के लिए धारा 3 एवं धारा 35 सब क्लास 4 की मान्यता होना जरूरी है। अर्थात जो डिजिटल सिग्नेचर इस एक्ट की धारा 3 तथा धारा 35(4) के प्रावधानों के तहत जनरेट किए जाएंगे वही डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदेशों पर स्थापित किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस एक्ट की धारा 15 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की भी परिभाषा दी गई है और धारा 16 में बताया गया है कि ये सिक्योरिटी प्रोसीजर
और प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। और ऐसे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ के रेगुलेशन के लिए धारा 17 में कंट्रोलर की नियुक्ति एवं अधिकारियों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाना कहा गया है। और धारा 18 में बताया गया है कि कंट्रोलर के क्या क्या कार्य होंगे, यानी कंट्रोलर कैसे काम करेगा और इन चीज़ों को कैसे अथॉराइज करेगा, ये भी बताया गया धारा 18 में। खास बात यह है कि साइबर क्राइम के लिए जो विधि देश के अंदर किए गए अपराध के लिए लागू होते हैं, वही विधि विदेशों में किए गए अपराध के लिए भी लागू होते हैं। यानी फॉरेन में बैठकर जो हमारे साइबर क्राइम को क्रिएट करता है और हमारे डाटा या हमारे खाता को हैक करता है, अगर वो फॉरेन में बैठा है तो भी हमारी इस विधि से गवर्न होगा और उस पर भी साइबर क्राइम के केसेस चल सकते हैं। ऐसा इनका 18 धारा में कहा गया है, उस एक्ट की धारा 18 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। विधि के अंदर किए गए अपराध के लागू होते हैं, वही विधि विदेशों में भी किए गए अपराध के लिए लागू होते हैं। साइबर सिग्नेचर प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए धारा 21 में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है और ये लाइसेंस प्राप्ति के प्रावधान धारा 22 में दिए गए हैं। और धारा 23 में ऐसे लाइसेंस के रिन्यूअल की भी व्यवस्था की गई है जिसकी फीस 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी और ऐसा रिन्यूअल कम से कम 45 दिन के लिए मान्य होगा। धारा 24 में लाइसेंस के रिजेक्शन तथा धारा 25 में ऐसे लाइसेंस के सस्पेंड किए जाने के प्रावधान भी दिए गए हैं जो कंट्रोलर द्वारा किया जाएगा। यानी जो डिजिटल सिग्नेचर हुआ वो 45 दिन तक लागू तो रहेगा, लेकिन बीच में सस्पेंड भी किया जा सकता है और वो सस्पेंड करने वाली अथॉरिटी कंट्रोलर होगी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात कोई डिजिटल सिग्नेचर लाइसेंस प्राप्त हो गया है तो कंट्रोलर उसको सस्पेंड भी कर सकता है और उसकी वैलिडिटी निरस्त भी कर सकता है। धारा 43 में पेनल्टी और कंपनसेशन फॉर डिस्ट्रॉइंग डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था दी गई। ये जो धारा 43 में कहा गया है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेनल्टी और कंपनसेशन की व्यवस्था दी गई है और कहा गया है कि ऐसा करने पर कंपनसेशन उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उससे प्रभावित होगा, यानी कि जिसके खिलाफ साइबर क्राइम घटित हुआ है उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिलेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई व्यक्ति अनावश्यक मॉडिफिकेशन या डाटा या रिकॉर्ड को नष्ट करने के प्रोग्राम भर दे या डाटा बेस को करप्ट कर दे या कोई कंप्यूटर वायरस उसमें डाल दे या किसी अन्य प्रकार के डैमेज या डिलीट कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को हर्जा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति डैमेज कर रहा है वो हर्जा देगा और किसको देगा? जिसका डैमेज किया गया है, जिस व्यक्ति के डाटा नष्ट किए गए हैं। ऐसे की गई पेनल्टीज के संबंध में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल धारा 48 के तहत स्थापित की जाएगी और वो अपीलेट ट्रिब्यूनल टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 के आधार पर होगा। और वो कंट्रोलर जो होगा वो अपीलेट ट्रिब्यूनल कंट्रोलर के आदेशों का एक प्रकार से निरीक्षण भी कर सकती है और उसको सुन भी सकती है, उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है। तो उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल को गठित किया गया है। ऐसे अपीलेट अथॉरिटी के काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए जाएंगे, जैसा धारा 48 में वर्णित है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश फाइनल होंगे और कोई भी प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं कही जाएगी, जैसा धारा 55 में परिभाषित है। धारा 57 में कहा गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपील की जा सकती है। एक इसका ट्रिब्यूनल भी है और अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, अपीलेट अथॉरिटी भी है। तो अपीलेट अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर कर देती है और उसको किसी को ग्रीवेंस होता है तो इसकी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है जिसके अंतर्गत उसकी अपील की जा सकती है। अर्थात अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपीली शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसे काम करेंगे, ये बात धारा 58 में व्यवस्थित है और ये कहा गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के मामलों में सिविल कोड को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या टेलीकम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल के कोई मामले का कोई निर्णय है तो उसके विरुद्ध सिविल कोर्ट में कोई केस लाया जा सकता है? उसका उत्तर है कि जी नहीं, ये बाढ़ है, कोई क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं होगा। ये धारा 61 में परिभाषित है, बल्कि इसकी अपील धारा 62 में हाई कोर्ट में होना कहा गया है। और कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन के प्रावधान धारा 63 में दिए गए हैं। कंपनसेशंस की रिकवरी धारा 64 में विहित प्रावधान के तहत की जाएगी। आज हम यही विश्राम लेते हैं, आगे के वीडियो में शेष बातों की परिचर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।